गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की यूनिट नंबर फर्स्ट। इसका नाम है अवकल समीकरण। यूनिट नंबर जो हमारा पेपर सेकंड है बीएससी पार्ट सेकंड का, इसमें दो बुक्स आती है हमारी, एक अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें फर्स्ट यूनिट अवकल समीकरण से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अवकल समीकरण क्या होती है। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है? ऐसी समीकरण, अवकल समीकरण की डेफिनेशन होती है ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा उनके अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहलाती है। ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा उनके अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहलाती है। ये स्वतंत्र चर, परतंत्र चर क्या होते हैं? हमारे पास दो या दो से ज्यादा चरों के फलन होते हैं। आंशिक अवकल समीकरण में दो से ज्यादा चर भी आएंगे हमारे पास। दो या दो से ज्यादा चरों के हमारे पास फलन होते हैं, उनमें कुछ एक चर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो स्वतंत्र होते हैं अपनी वैल्यू ग्रहण करने के लिए, वो स्वतंत्र चर कहलाते हैं, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो परतंत्र चर कहलाते हैं। जैसे हमारा फलन होता है y = fx, तो यहां पर x स्वतंत्र चर है तथा y है वो x के सापेक्ष परतंत्र चर कहलाता है। अब इसके बाद अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। ये होती है नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन होती है ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकलज उपस्थित हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरण में पूर्ण अवकलज होते हैं और परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज होते हैं। एक बार फिर से, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकलज विद्यमान हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। इन अवकल समीकरण का जैसे रूप होता है dy/dx प्लस x² y sin x, यानी यहां परतंत्र चर y है तो परतंत्र चर y का x के सापेक्ष पूर्ण अवकलज होता है इसके अंदर। ये कहलाती है हमारी साधारण अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन होती है ऐसी अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक चरों के आंशिक अवकलज उपस्थित हो। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक चरों के आंशिक अवकलज विद्यमान हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसका रूप होता है जैसे del2z/del x2 प्लस में del2z/del y2 sin x। यहां पर z का x के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलज, z का y के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलज विद्यमान है। तो अलग अलग चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलज उपस्थित होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। पूर्ण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण के अंदर पूर्ण अवकलज होते हैं और एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष होता है। आंशिक अवकल समीकरण में आंशिक अवकलज होते हैं तथा इनमें
एक या एक से अधिक चरों के आंशिक अवकलज हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा कि अवकल समीकरण क्या होती है तथा ये कितने प्रकार की होती है। अभी हमारी ये जो फर्स्ट बुक है जिसमें 3 यूनिट कवर होते हैं, पेपर सेकंड के 3 यूनिट आते हैं, ये साधारण अवकल समीकरण पर आधारित होती है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है साधारण अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण को हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारी जो अवकल समीकरण है, साधारण वाली अवकल समीकरण है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकलज एक घात के हों। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकलज एक घात के हों, रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे हमारे पास आ जाता है dy बटे dx प्लस में x क्यूब y इज इक्वल्स टू साइन x। अब देखो यहां पर परतंत्र चर क्या है, y की घात कितनी है, 1। परतंत्र चर का अवकलज कौन है, dy बटे dx, इसकी घात कितनी है, 1। तो ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकलज एक घात के हों, रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ये पहला एग्जाम्पल था हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल d2y अपॉन dx2 प्लस में साइन x इंटू dy बटे dx प्लस में y इज इक्वल्स टू log x। अब ध्यान से देखो, y की घात 1 आ रही है परतंत्र चर की, इसका एक कोटि का अवकलज है dy बटे dx, इसकी घात भी 1 है। ये 2 कोटि का अवकलज है d2y अपॉन dx2, इसकी घात भी 1 है। यानी कोटि ज्यादा हो सकती है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकलजों की घात 1 हो, रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। दूसरी होती है अरेखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरेखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें जो रेखिक न हो, सीधी सी बात, ऐसी अवकल समीकरण जो रेखिक न हो, अरेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसमें क्या हो जाता है, dy अपॉन dx की स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर x। तो देखो ध्यान से, y की घात 2 आ गई है, dy बटे dx की घात 2 आ गई है। तो ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा उसके अवकलजों की घात 1 से ज्यादा हो, अरेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। अवकल समीकरण की कोटि, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। हमें अच्छे तरीके से उस अवकल समीकरण को देखना है, उस अवकल समीकरण में कितनी ज्यादा बार अवकलन किया हुआ है, वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यदि d2y अपॉन dx2 आ रहा है तो उसकी कोटि 2 होती है। अगर d क्यूब y अपॉन dx क्यूब आ रहा है तो उसकी कोटि 3 हो जाती है। अगर d4y अपॉन dx की पावर 4 आ रहा है तो उसकी कोटि 4 हो जाती है। यानी कि किसी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे हमारे पास आ जाता है d2y अपॉन dx2 प्लस में x
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू log x। तो अब इसकी कोटि कितनी हो जाती है 2, क्योंकि अधिकतम अवकलज कितना है d2y अपॉन dx2, इसमें अधिकतम अवकलज है तो इसकी कोटि 2 है, मतलब अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। अब इसी प्रकार से अगला बात आती है इसकी अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम अवकलज की घात, अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। लेकिन एक बात और ध्यान से रखनी है, ये यहां पर कोई भी अवकलज किसी फलन के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास आ गया d2y अपॉन dx2 प्लस में साइन x इंटू में dy बटे dx की पावर 4 प्लस y इज इक्वल्स टू e की पावर x। तो अगर मैं इस अवकल समीकरण की कोटि की चर्चा करूं तो सबसे ज्यादा अवकलज 2 बार किया हुआ है। अब घात की बात करें तो अपने को अधिकतम अवकलज की घात देखनी है, तो इसकी अधिकतम अवकलज की घात कितनी हो जाती है 1। यहां पर इसकी घात 1 है। आपको ये dy बटे dx की घात 4 भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये कम अवकलज है, अधिकतम अवकलज d2y अपॉन dx2 है। तो कोटि और घात, जितनी ज्यादा बार का उसमें अवकलज होता है उस अवकलज की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, और उसी अधिकतम अवकलज की घात उसकी घात कहलाती है। लेकिन घात में एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अवकलज किसी फलन के अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया जाता है d2y अपॉन dx2 प्लस में साइन dy अपॉन dx प्लस में x क्यूब y इज इक्वल्स टू log x। अब देखो यहां पर साइन के अंदर dy बटे dx आ गया है। यहां साइन x अलग फलन था, dy बटे dx की पावर 4 अलग था। यहां साइन के अंदर dy बटे dx आ गया है, तो इसकी कोटि पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम घात लिखेंगे तो ये हो जाता है अपरिभाषित। अब इसमें सिंबल्स की भी बात कर ले, y1 या dy बटे dx एक ही बात होती है, या इसे बड़े dy द्वारा भी व्यक्त करते हैं। y2 या d2y अपॉन dx2 या d2y, इसे y डैश भी लिखा जा सकता है, y डबल डैश। ये एक ही बात होती है सिंबल की। y3 या d क्यूब y अपॉन dx क्यूब या d क्यूब y या y ट्रिपल डैश, यानी कि आपको dy बटे dx लिखा हुआ मिल सकता है अवकल समीकरण में, बड़ा dy, बड़े d का मतलब d अपॉन dx होता है। y डैश लिखा हुआ मिल सकता है, y1 लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब होता है परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार अवकलज। y2 d2y अपॉन dx2 d2y y डबल डैश, इसका मतलब होता है परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष 2 बार अवकलज। इसी प्रकार 3 बार 4 बार आपको अवकल समीकरण में इनमें से किसी भी प्रकार के सिंबल के रूप में दिया हुआ हो सकता है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे कि अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। अवकल समीकरण, हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण दी गई हो तो उसका जब हम समाकलन करेंगे तो उसका हल प्राप्त होता है। अगर एक कोटि की अवकल समीकरण है तो उसका एक बार समाकलन करते हैं और उसका हल आ जाता है। अगर 2 कोटि की अवकल समीकरण है तो उसका 2 बार समाकलन करते हैं और उसका हल आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 चीजें होती है। अवकल समीकरण दी गई हो और उसका हल ज्ञात करना हो
तो उसकी जितनी कोटि है उतनी कोटि के बराबर उसका समाकलन करेंगे और हल ज्ञात करेंगे। इसका उल्टा वक्र कुल दिया गया हो और हमें अवकल समीकरण बनानी हो तो उस वक्र कुल के अंदर जितने स्वेच्छ अचर होते हैं ए बी सी वगैरह उनको हटाएंगे, तो अवकलन करेंगे, जितने स्वेच्छ अचर है उतनी बार अवकलन करेंगे और उन स्वेच्छ अचरों को हटाएंगे और हमारी अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके हल में सबसे पहला हल होता है व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, अवकल समीकरण का ऐसा हल, अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, उसका व्यापक हल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई भी अवकल समीकरण दी गई है उसका मैंने आपको बताया हल करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। अगर एक कोटि की अवकल समीकरण है तो उसका एक बार समाकलन करना पड़ेगा और वहां पे एक स्वेच्छ अचर आ जाता है सी। अगर हमें दो कोटि की अवकल समीकरण दी गई हो तो उसका दो बार समाकलन करेंगे और वहां पे दो स्वेच्छ अचर आ जाते हैं C1 व C2। तीन कोटि की अवकल समीकरण दी गई हो तो उसका तीन बार समाकलन करना पड़ेगा और वहां पर तीन स्वेच्छ अचर आ जाते हैं C1 C2 C3। अब इन स्वेच्छ अचरों के मान अलग अलग हो सकते हैं, यानी वो हल है वो व्यापक हल कहलाता है, पूरा वर्ल्ड वाइड हल होता है, व्यापक हल होता है। यानी इसकी परिभाषा एक बार फिर से, किसी भी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, व्यापक हल कहलाता है। अवकल समीकरण का ऐसा हल, अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर, उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, व्यापक हल कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। अब बात आती है व्यापक हल के बाद विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। विशिष्ट हल, व्यापक हल में से स्वेच्छ अचरों को हटाने पर प्राप्त होने वाला हल विशिष्ट हल कहलाता है। व्यापक हल में से स्वेच्छ अचरों को हटाने पर प्राप्त होने वाला हल विशिष्ट हल होता कहलाता है। जैसे हमारे पास जब हम समाकलन करेंगे तो वहां पर स्वेच्छ अचर आ जाते हैं और क्वेश्चन में कुछ प्रतिबंध दिए होते हैं, उन प्रतिबंधों को यूज करेंगे तो हमारे पास स्वेच्छ अचर की एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है। वो वैल्यू जब हम उसके हल में रख देते हैं तो वो उसका विशिष्ट हल कहलाता है। विशिष्ट हल एक बार क्या होता है, अवकल समीकरण के व्यापक हल में से स्वेच्छ अचरों को हटाने पर विशिष्ट हल प्राप्त होता है, विशिष्ट हल प्राप्त होता है। अब आता है एक तीसरा जिसे कहा जाता है, तीसरा हल होता है इसमें व्यापक हल, विशिष्ट हल और तीसरा हल होता है विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन, SS। सिंगुलर सॉल्यूशन SS, विचित्र हल। क्या होता है इसमें, विचित्र हल एक प्रकार का विशिष्ट हल होता है लेकिन यह व्यापक हल से प्राप्त नहीं होता। एक ऐसा हल, अवकल समीकरण का एक ऐसा हल जिसमें कोई स्वेच्छ अचर न हो,
परंतु इसे व्यापक हल से नहीं बनाया गया हो, विचित्र हल कहलाता है। विशिष्ट हल अवकल समीकरण का ऐसा हल जो विशिष्ट हो, यानी जिसमें स्वेच्छ अचर न हो तथा यह व्यापक हल से न बना हो, विचित्र हल कहलाता है। विचित्र हल कहलाता है। एक बार फिर से, व्यापक हल एक ऐसा हल जिसमें उसकी अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं, व्यापक हल होता है। जब हम उसके स्वेच्छ अचरों को हटा देते हैं तो एक विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। और विचित्र हल एक ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर नहीं होते तथा यह व्यापक हल से नहीं बना होता है, यह विचित्र हल कहलाता है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक मैं छोटी सी आपको कहानी बताता हूं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कोई एक फंक्शन होता है, उसमें अपने 500 400 जितने भी है गेस्ट बुलाते हैं। हमारे सारे मेहमान आकर बैठ गए, वो हमारे व्यापक मेहमान है। जितने मेहमान हमारे पास आके बैठ गए वो हमारे व्यापक मेहमान होते हैं। प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं, उससे पहले उसमें से उन जो हमारे प्रोग्राम है उनमें से जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जितने भी व्यापक अतिथि आए हुए हैं, व्यापक मेहमान आए हुए हैं, उनमें से एक मेहमान को चुनकर हम आगे बैठा देते हैं। जो मंच की अध्यक्षता करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट अतिथि। हमने जिनको निमंत्रण दिया, जितने अतिथि आए सारे व्यापक थे, उनमें से हमने एक को आगे बैठाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी, उनसे द्वीप प्रज्वलित करवा दिया, कार्यक्रम अध्यक्ष बना दिया, वो हो जाते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि। अब अगर बाय द वे वहां पर कोई इंस्टीट्यूट की जांच करने के लिए कोई अधिकारी आ जाते हैं, वो आ गए, जैसे ही वो आए प्रोग्राम शुरू हो चुका था, हमने उनके लिए स्टेज पर एक अलग से चेयर की व्यवस्था की और उनको बैठा दिया। वो कहां जाकर बैठ गए? डायरेक्ट विशिष्ट में। विशिष्ट के अंदर आ गए वो कैटेगरी में, लेकिन वो व्यापक के अंदर से नहीं आए हैं, अलग से निकल कर आए हैं। यानी इस प्रकार के क्या कहलाते हैं? विचित्र अतिथि कहलाते हैं। तो ऐसे अतिथि जिनको हमने बुला रखा है व्यापक होते हैं, उनमें से किसी एक को हम कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में बुला लेते हैं, वो बन जाते हैं विशिष्ट। और एक ऐसे अधिकारी एकदम से जो आ जाए जांच करने के लिए, उनको हम डायरेक्ट विशिष्ट की श्रेणी में ले देते हैं, लेकिन वो व्यापक में से नहीं होते, डायरेक्ट विशिष्ट बनते हैं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं? विचित्र। तो यही यहां पर हल के अंदर होता है, ऐसा हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो, व्यापक हल। व्यापक हल में से स्वेच्छ अचरों को हटाने पर विशिष्ट हल प्राप्त होता है। और ऐसा हल जो विशिष्ट हो लेकिन व्यापक से न बना हो, विचित्र हल कहलाता है। ये 3 प्रकार के अवकल समीकरण के हल हमारे पास होते हैं। इसके बाद आता है कि किसी भी दिए गए वक्रकुल से अवकल समीकरण कैसे बनाई जाती है। दिए गए वक्रकुल से अवकल समीकरण बनाना। दिए गए वक्रकुल से अवकल समीकरण बनाना, यानी दिए गए वक्रकुल से अवकल समीकरण कैसे बनाई जाती है। इसमें होता है स्टेप फर्स्ट, वक्रकुल की समीकरण में, वक्रकुल की समीकरण में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर वक्रकुल का अवकलन करते हैं।
ध्यान से देखना बेटा, अगर उसमें एक श्वेत सचर है तो उसका एक बार अवकलन करेंगे, अगर उसमें दो श्वेत सचर है तो उसका दो बार अवकलन करेंगे, अगर उसमें तीन श्वेत सचर है तो उसका तीन बार अवकलन करेंगे। यानी कि वक्रकुल की समीकरण में जितने श्वेत सचर होते हैं उतनी बार ही उसका क्या कर देते हैं, अवकलन। अब उसके बाद स्टेप सेकेंड, वक्रकुल की समीकरण, वक्रकुल की समीकरण एवं अवकलन से प्राप्त समीकरणों की सहायता से स्वेच्छ अचरों को हटाने पर अवकल समीकरण प्राप्त होती है। अब एक तो हमें वक्रकुल की समीकरण दी हुई होगी और हम उसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास और समीकरण आ जाती है, उनकी सहायता से हम स्वेच्छ अचरों को हटा देंगे तो बन जाती है हमारी अवकल समीकरण। इस चीज को मैं एग्जाम्पल द्वारा व्यक्त करना चाहूंगा। जैसे हमारे पास आ गया y² = 4ax की अवकल समीकरण ज्ञात करो। हमारे पास वक्र दे दिया गया है, वक्रकुल, यानी ये ऐसे प्रवल्यों को व्यक्त करता है जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ सममित प्रवल्य है। तो इन प्रवल्यों के पूरे कुल का हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। अब हमें देखना है इसमें स्वेच्छ अचर कितना है, एक। कौन सा है, a। तो हम कितनी बार अवकलन करेंगे इसका, एक बार। तो हमारे पास अवकल समीकरण जो दी गई वक्रकुल की समीकरण है वो तो है y² = 4ax। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y² का 2y dy/dx 4a आ जाता है। तो ये बनता है, ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से अब यहां से समीकरण 1 व 2 से अपने को 4a को हटाना है। तो हमारे पास 4a की वैल्यू आ जाती है 2y dy/dx। तो ये यहां पर रखेंगे अपने, तो y² = 4a की वैल्यू यहां रख दीजिए 2y dy/dx इंटू में x। तो देखो एक y से एक y कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है 2x dy/dx माइनस y = 0। ये आ गया 2x dy/dx, y² एक y कट गया था, y को आगे ले गए माइनस y = 0। ये क्या प्राप्त हो जाती है हमें, अवकल समीकरण। ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकलज है, क्या होती है, अवकल समीकरण। तो हमने इस वक्रकुल की अवकल समीकरण ज्ञात कर ली। इसी पर हमारे पास आ जाता है y बराबर, ये दे दिया हमारे पास ae⁻x प्लस में be⁻2x। इस प्रकार की हमें अवकल वक्रकुल दे दिया है, इसकी अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। यह है हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो इस टाइप के अवकल हमारे पास वक्रकुल दिया गया हो तो इसकी अवकल समीकरण निकालने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। इसका एक बार अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना dy/dx। आगे ae⁻x का ae⁻x ही होता है, इसका बन जाएगा 2be⁻2x, क्योंकि e⁻2x का हो जाता है 2e⁻2x। अब हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ae⁻x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये बनेगा dy/dx। ae⁻x की वैल्यू क्या आ जाती है, y माइनस be⁻2x, 2be⁻2x। तो जब हम सोल्व करेंगे तो dy/dx माइनस और प्लस, तो प्लस का be⁻2x आ जाता है समीकरण नंबर 2।
इस तरीके से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। एक बार अवकलन किया यहां से, चाहे तो बीई की पावर 2x का मान समीकरण 1 से रख दो, चाहे समीकरण 1 से ae की पावर 2x का मान रख दो। मैंने ae की पावर 2x का मान यहां से रखा, इसको इधर ले गए, y माइनस बीई की पावर 2x होता है। समीकरण 1 से ae की पावर 2x का मान रखने पर अब एक बार फिर कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है d2y अपॉन dx2, y का dy अपॉन dx, और ये बन जाएगा 2be की पावर 2x। अब समीकरण 2 से वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 2 से जब वैल्यू रखोगे तो ये आ जाता है हमारे पास, इस साइड में ले रहा हूं मैं। जब समीकरण 2 से इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx प्लस में 2। ध्यान से देखो, यहां से be की पावर 2x की वैल्यू निकलती है, dy अपॉन dx माइनस y, तो 2 मल्टीप्लाई में है, यह आ जाता है dy अपॉन dx माइनस y। इसे सोल्व कर लीजिए, d2y अपॉन dx2, dy अपॉन dx 2 dy अपॉन dx 3 होता है, इस साइड में ले आइए, माइनस 3 dy अपॉन dx, माइनस का 2y है इधर ले आए, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी अवकल समीकरण आ जाती है। तो दिए गए वक्रकुल की अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए उसका एक बार अवकलन करोगे, जितने उसके अंदर स्वेच्छ अचर दिए गए हैं, अगर एक स्वेच्छ अचर है तो एक बार अवकलन करोगे, मूल समीकरण और अवकलन से प्राप्त समीकरण की सहायता से स्वेच्छ अचर हटा दोगे। इसी प्रकार अगर उसमें 2 स्वेच्छ अचर दिए गए हैं तो 2 बार अवकलन करोगे। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से अपने घर बैठे बैठे एक्सरसाइज फर्स्ट कर सकते हो। अभी लेते हैं ब्रेक, अगले एपिसोड में हम करेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरणों का हल।